हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजकौल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट 26 का डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 25, 24 और 25 का डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज हमारा जो क्रम के हिसाब से नंबर है वो 26 नंबर है। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 26 नंबर के स्पीड टेस्ट को डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपके टोटल 38 क्वेश्चन हैं। हम सभी क्वेश्चंस के आंसर एक साथ लाइन से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। मित्रों, हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द फिजिकल क्वांटिटी दैट शोज इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट रेट द प्रेशर इंक्रीज फास्टेस्ट अराउंड द पर्टिकुलर लोकेशन। वह भौतिक मात्रा है जो दर्शाती है कि किसी विशेष स्थान के आसपास दबाव किस दिशा और किस दर की से तेजी से बढ़ता है। देखिए, आइए समझते हैं। दरअसल अगर सबसे पहले समझें तो ये फिजिक्स मतलब है कि भौतिक विज्ञान की एक सिद्धांत है। विज्ञान का एक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत क्या कह रहा है? सिद्धांत कह रहा है वह भौतिक मात्रा जो दर्शाती है, अब यहां से है कि किसी विशेष स्थान के आसपास दबाव दिशा की ओर किस दर से तेजी से बढ़ती है। तो इसके लिए अगर मैं टर्म कहूं तो एक टर्म आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है, जैसे अगर ये कोई वस्तु रखी है, मान लो इस तरीके से, इस वस्तु के ऊपर दबाव दे तो ये वस्तु पर्टिकुलर एक दिशा की ओर क्या कर रही है? आगे बढ़ रही है। अच्छा, वेलोसिटी या वेग को हिंदी में कहते हैं किसी गतिमान पिंड के द्वारा, क्या कहें इसकी परिभाषा? किसी गतिमान पिंड के द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित दिशा में तय करना ही उसका वेग या उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तो ये जो डेफिनेशन फॉर्म में लिखा है वो बात कह रहा है किसके? वेलोसिटी के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे हम देखें तो दिया है प्रेशर ग्रेडियंट्स, रोटेशन एंड द अर्थ, इंसुलेशन, आइसोलेशन एंड नन ऑफ दिस। सो इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन जो है बच्चे मैच नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम सही कहेंगे तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, माने इसमें कोई आंसर नहीं है। इसका होना चाहिए था वेलोसिटी। तो नन ऑफ अबव, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है बच्चे वो सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इसका हो गया डी, माने नन ऑफ अबव। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कहता है? हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन बॉट अबाउट द टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑफ मेक अ जॉब स्किल्स ऑफ मैनी वर्कर ऑब्सोलेट। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ कह रहा है बेरोजगारी अक्सर तकनीकी परिवर्तन के कारण आती है, जो कई श्रमिकों के कार्य कौशल को अप्रचलित बना देती है। सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, सारे मित्र हमारे इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ये बहुत ढेर सारे लोग काम करते हैं। मान लो ये हमारे बहुत ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं और ये किसी फैक्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। मान लीजिए इतने लोग हैं। अब अगर ऐसा कुछ किया जाए बच्चों, मान लो इन सब में से किसी एक व्यक्ति को, वैसा व्यक्ति जो स्किल्ड हो, जो ट्रेंड हो, जो व्यक्ति ट्रेंड हो, किसी एक व्यक्ति को हम क्या करें? ले लें और उसके द्वारा ही पूरा काम मान लो पूरा काम उसके द्वारा ही क्या है? वो ऑपरेट किया जा रहा हो। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब किसी काम को करने के लिए भीड़ में बहुत ढेर सारे लोग हों, उनको ना लगाकर किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई एक व्यक्ति उस कार्य को कर ले, लेकिन जो करे वो स्किल या ट्रेंड व्यक्ति हो उस क्षेत्र में, उसे वो ऑपरेट कर पाए, तो ऐसे को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। माने ये हमारा हो जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये क्या हो जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। माने ये संरचना के आधार पे इस बेरोजगारी को माना जाता है। तो प्यारे मित्रों, अगर संरचना के आधार पे इस तरह की बेरोजगारी हम कहें, सो पहला वाला जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। मुझे क्लियर है कि आप इसको समझ भी पाए होंगे बच्चे।
सो फर्स्ट वाला क्या है, एकदम करेक्ट है, फर्स्ट में देयर इज नो मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज बाय। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, कई दफे एग्जाम में आया है और मैं समझता हूँ कि ये जो है आप सब इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, अच्छे से आप इसको कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है आईएमएफ जो है प्रति वर्ष प्रकाशित करता है, तो इसमें आईएमएफ ये रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बच्चे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या करता है, एक आउटलुक की रिपोर्ट देता है प्रतिवर्ष। सो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आईएमएफ। तो आईएमएफ सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी हमारे विद्यार्थी इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं वो बिल्कुल जो है सही जा गए हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन अंडर द विच आर फॉलोइंग द आर्टिकल। प्यारे बच्चे आइए समझें, ये जो कैग है, कैग CAG, भाई कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को कैग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैग कहते हैं। सबसे पहली बात समझे, भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 5 में कैग की नियुक्ति की जाती है, कैग को नियुक्त किया जाता है, एक पॉइंट। अच्छा दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, कैग करता क्या है, कैग किसी भी व्यक्ति को कैग नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। कैग मतलब एक प्रकार से समझो एक रिटायर्ड यूपीएससी एस्पायरेंट की तरह, रिटायर्ड यूपीएससी पर्सन ही होता है, ठीक है। और जो स्पेशली अकाउंट या फिर ये कह दें कि कॉमर्शियल सेक्टर से रिटायर हो और वो किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के विभाग की किसी जांच करता हो और जांच की जो रिपोर्ट हो वो संसद के अपने राष्ट्रपति के समक्ष उसको क्या करता है, पेश करता है, ठीक है। सो भारतीय संविधान में इसकी जो जगह दी गई है वो 148 से लेकर 151 ए के बीच में इसकी जगह दी गई है। तो ऐसे में बच्चे इसका जो सही आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, यहाँ ए भी लगना चाहिए था, ये नहीं इसमें दिया है चूंकि। सो इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बच्चे वो क्या है, बिल्कुल सही है, और ये जो दिए हैं वो सब हमारे क्या है, गलत है। सो पहला आंसर जो है 148 से 151 जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। सो मुझे उम्मीद है बच्चे आप इसको समझ पाए होंगे, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगला, केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। सो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें केवलादेव, आइए बात करते हैं इस तरीके से, ये जैसे ही आप देखते हैं ये राजस्थान राज्य है, राजस्थान के राज्य में, भाई राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, कई बार समझते हैं आप लोग, राजस्थान में राजाओं का स्थान। जैसे मैं अगर कहूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ जैसे केवलादेव, सरिस्का, जैसे माउंट आबू, ये इत्यादि जो हैं ये कहाँ है, राजस्थान में। सो बच्चे केवलादेव को राजस्थान में आप लगा देंगे। वैसे मैं बताऊं पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो तो मध्य प्रदेश में है, बाकी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। बच्चे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजस्थान। सो करेक्ट आंसर क्या है, राजस्थान। अगली बात करते हैं, लेक विच कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ ह्यूमिक एसिड इन इट्स वाटर। वह झील जिसके पानी में ह्यूमिक एसिड की सांद्रता होती है वह है। भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो दिए हैं ऑप्शन में डिस्ट्रॉफिक है, डेजर्ट सॉल्ट लेक है, वोल्केनिक लेक है, डीप एंशिएंट लेक है। चूंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह झील जिसके पानी में ह्यूमिक एसिड, भाई जहां भी एसिड आ जाए तो एसिड का मतलब हो जाता है लवण क्षेत्र, लवण का मतलब हो जाता है जहां पे हमारा नमकीन की बात की जा रही हो, नमकीन माने नमक की बात की जा रही हो, और उच्च सांद्रता है। तो जहां पे हमें इसमें नमक की मात्रा मिले, जैसे सॉल्ट की मात्रा मिले, उस आधार पे भी आप इसको टिक करके आंसर बच्चे दे सकते हैं। सो प्यारे बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डेजर्ट सॉल्ट लेक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है द नेम द रिवर विच इज अ रीजन फॉर डिस्प्यूटेड बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में
उस नदी उस नदी का नाम बताइए जो भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। प्यारे बच्चे देखें, उस नदी का हमको नाम बताना है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। देखो भाई, अब अगर मैं समझूं या बताऊं तो ये इस तरह से भारत का मैप आप देखते हैं सभी। ऐसे अब यहां से एक नदी बहती है और ये आप जानते होंगे बच्चे, तीस्ता नदी। क्या है? तीस्ता। तीस्ता नदी का ही विषय यहाँ मिलता है ये। बाकी ब्रह्मपुत्र का विषय तो नहीं है, वो तो फ्रेश है, कोई विवाद नहीं है, इसका भी कोई विवाद नहीं है, इसका भी नहीं है। तो तीस्ता जो है बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीस्ता नदी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तीस्ता नदी का ही एक विवाद है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में था। जैसे ऐसे समझ सकते हो कि सिंधु नदी का जल विवाद जो है भारत पाकिस्तान से था, सन 1960 में इसका सेटअप जो है क्लियर कर लिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू अयूब खान के द्वारा, 3-3 नदियों में 80-20 रूल के आधार पे। अगला एक स्कीम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कई बार मैंने आपसे बताया कि आपसे स्कीम से, जैसे इकोनॉमिक में एक स्कीम से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आते हैं ये पुलिस वाले बैच में। सो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान इज आ, भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये क्या है और इसमें क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्टेट सेक्टर स्कीम है, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर स्कीम है, नन ऑफ दीज है। भाई अगर सिंपल सी बात कहें तो ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें होता ये है कि भारतीय किसानों को प्रति वर्ष पीएम किसान स्कीम के पीएम किसान के स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति साल, सालाना कह सकते हो आप इसको भैया, सालाना दिए जाते हैं ये। अच्छा होता क्या है बच्चे, 2,000 रुपये तिमाही मिलता है, हर 3 माह पे 2,000 रुपया मिलता है। और 3 माह गुड़े जैसे 3 करेंगे, सॉरी 3 माह गुड़े, सॉरी तिमाही ना कह के आप इसको 3 चौक 12, 4 माह कह दीजिए, माफ कीजिएगा 4 माह कर दीजिए कि हर 4 माह पे जो है इनको इतना पैसा मिलता है। और इसको आप 3 से जब गुणा करोगे बच्चे, जब 3 से गुणा करेंगे इसको तो हो जाएगा इसका क्या, 3 से गुणा करने पर ये बन जाएगा, 3 से गुणा करने पर ये बन जाएगा 6,000 रुपया। कितना बन जाएगा? 6,000। तो 6,000 रुपया इसमें जो है सालाना दिया जाता है बच्चों। तो और ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, केंद्रीय निधि से इसमें पैसा जो है दिया जाता है बच्चे। ठीक है, सो क्या है ये? सेंट्रल की स्कीम है। अगला है रैयतवाड़ी इज एसोसिएट विद द नेम ऑफ, रैयतवाड़ी वाड़ी प्रणाली किस नाम से संबंधित है? थॉमस मुनरो से है, लॉर्ड वेलिंगटन से है, लॉर्ड लिनलिनथिंगो से है, लॉर्ड वेवल से है, किससे है भैया? देखो कभी भी रैयतवाड़ी आ जाए तो आंख मूंद के आप हमेशा मुनरो को लगा दोगे, थॉमस मुनरो को लगा दोगे। किसको लगा दोगे? थॉमस मुनरो को लगा दोगे। याद रखना है रैयतवाड़ी के लिए हमेशा थॉमस मुनरो ही जिम्मेदार, या थॉमस मुनरो की ही बात मानी जाती है। भूमि से जुड़ा हुआ एक विषय है। लॉर्ड वेलिंगटन, लिनलिथिगो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में थे, वेवल अपना प्लान लाए थे 44 में, वेलिंगटन साहब अलग ही थे, ये थे अब जब 1931 के समय में। अगला है बिना बुझे चूने, केमिकल नेम ऑफ द क्विक लाइम। यस बच्चे देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्विक लाइम, जब भी क्विक लाइम की बात करेंगे तो CaO लग जाता है, सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं बच्चा। कभी भी याद रखिए क्विक लाइम अगर नाम आता है, याद रखिए सिंपल सी बात है, क्विक लाइम आएगा मतलब बुझा चूना आता है तो हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं है, इसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का 3 होता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। इस तरीके से फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है CaO है।
क्या है इसका करेक्ट आंसर? CAO जो है ये इसका करेक्ट उत्तर है। CAO ही इसका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर है। देखिए ये है करेक्ट उत्तर। अगली बात करते हैं द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान बिल्ट बाय, अफगानिस्तान की संसद का निर्माण किसने किया था? अफगानिस्तान की संसद का निर्माण किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ईरान। अफगानिस्तान की संसद का निर्माण किसने किया था? अमेरिका, चाइना, इंडिया और ईरान, किसने किया था? सो बच्चे इसका निर्माण जो है इंडिया ने किया था। किसने किया था? इंडिया ने किया था। इंडिया जो है इसका क्या है? करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल सही आंसर है। द पावर टू इशू द रिट ऑफ इनवेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार के प्रावधानों के तहत रिट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना की गई है? देखो भाई, मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में रिट जारी करने की जो व्यवस्था है वो किसके तहत की गई है? अगर मैं यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन से कहूँ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट अगेंस्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशंस, सो करेक्ट आंसर क्या है? ये है। अब आप इसको कहेंगे आर्टिकल नंबर 31 में, सॉरी माफ कीजिएगा, 31 कह रहा हूँ मैं, आर्टिकल नंबर 32 में बच्चे, आर्टिकल नंबर 32 में। आर्टिकल नंबर 32 में कितने टाइप के रिट दिए जाते हैं? 1 to 5, 1 to 5, 5 प्रकार के रिट बताए जाते हैं। कितने रिट बताए जाते हैं बच्चे? 5 प्रकार के रिट जो हैं बताए जाते हैं। 5 प्रकार के रिट बताए जाते हैं। आइए मैं आपको पांचों रिट बता देता हूँ, हो सकता है कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले तो आप बता पाए। जैसे बच्चे होता है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। एक होता है मैंडमस, एक होता है प्रोहिबिशन, एक होता है क्यू वारेंटो, एक होता है सेटियोरीज, सेटियोरीज। ये पांचों रिट जो है बच्चे होते हैं। अब हम देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम पावर ऑफ फंक्शन, राष्ट्रपति की भारत के राष्ट्रपति के पास के समान शक्तियां होती हैं। भाई देखो, भारत को जो राष्ट्रपति है ब्रिटेन के राजा के समान होता है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के जैसा ही है, तो इसका ऐसा है, बिल्कुल सही आंसर है। सो क्या आंसर है? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी। इसका एक एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 1934। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, द स्टेट गेम ऑफ उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है बच्चे? हॉकी है। राज्य खेल क्या है? हॉकी है उत्तर प्रदेश का राज्य खेल इस समय। अगला है, द स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो याद रखेंगे हमेशा अशोका मक रखेंगे। क्या रखेंगे? अशोक का पेड़। अशोका ट्री जो है एक राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़ है। अशोक का पेड़ है राज्य वृक्ष। ये इसका सही आंसर है। विच आर्टिकल of the constitution is state that the law declared by the supreme court is to be the binding on all courts within the territory of India, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी होगा? चलिए बच्चे सबसे पहले समझ लें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के पार्ट संख्या 5 में आर्टिकल 124 से 147 में रखा गया है। अब देखो बेटा, आर्टिकल 124 कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट है भैया हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर जैसे 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनकी संख्या वंख्या का प्रावधान, कुछ ऐसा आता है। आर्टिकल 141 जो है
ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स या जो निर्णय हैं सभी न्यायालय में बाध्य है, सभी न्यायालय में बाध्य होगा, बाध्य होगा। सो इस तरीके से रखा जाता है। सो 141 जो है बच्चे ये बिल्कुल सही है। 141 जो है क्या है, ये बिल्कुल सही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 141। 141 करेक्ट है। अगला है विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश द लार्ज प्रोड्यूस ऑफ जिंजर। देखो सबसे अधिक, वैसे बच्चे अगर जिंजर की बात की जाए, अदरक की, अदरक का जो उत्पादन होता है वो जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में ज़्यादा होता है। जलोढ़ और दोमट मिट्टी कह सकते हो, दोमट मिट्टी में ज़्यादा होता है। अच्छा, ऐसे में कभी कभी लाल मिट्टी के क्षेत्र भी होते हैं। वैसे बच्चे अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको केरला राज्य में मिलता है। इसका कहाँ मिलता है, केरला राज्य में। चूंकि यहाँ प्रश्न किया गया था कि उत्तर प्रदेश का जो ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश का झांसी क्षेत्र जो है वो ज़्यादा है। इसके लिए क्या है, झांसी क्षेत्र ज़्यादा है। चारागाह भूमि अनुसंधान केंद्र भी वहीं है और अदरक जैसी चीज़ों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र भी वहीं पर है। अगला प्रश्न कहता है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द लंग्स टू हार्ट। निम्नलिखित में कौन सा फेफड़ों और हृदय तक ऑक्सीजन युक्त पहुंचाता है। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड पहुंचाता है। तो बेटा इसका हो जाता है सही आंसर, एक होता है सुपर वेना कावा। सुपर वेना कावा जो है ये पहुंचाता है। सो इसमें वेना कावा टर्म दिया है, आगे पूरा होना चाहिए था वैसे सुपर वेना कावा। इसका आंसर होना चाहिए सुपर वेना कावा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है, वेना कावा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर टेक्टोनिक प्लेट। सबसे पहले समझिए, अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करते हैं, पूरे अर्थ की बात करते हैं, ऑन अर्थ, सिंपल कह सकते हैं कि देयर आर 7 टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट, पृथ्वी पर कुल 7 परत विवर्तनीय बल वाले प्लेट्स बनाई गई हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो प्लेट है बच्चे, सबसे लार्जेस्ट प्लेट है पैसिफिक। पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ जो दी गई है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पूछा छोटा पूछा गया ना, हाँ ये सॉरी माइनर पूछा, माइनर माने स्मॉलेस्ट प्लेट, स्मॉलेस्ट बोले या आप इसको माइनर प्लेट बोले बच्चे। सो माइनर प्लेट में आएगा नेज़का, नेज़का इज अ माइनर प्लेट। सो इसका करेक्ट आंसर बच्चे बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी बी पे टिक किए हैं उन सभी का आंसर क्या है, सही है। बच्चों अगला क्वेश्चन आप सबके समक्ष है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेशन सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जो शहर है वो बच्चे अगर मैं कहूँ 2011 के अनुसार इलाहाबाद, वर्तमान इसका जो नाम है वो है प्रयागराज। सो प्रयागराज इसका वर्तमान नाम है, इसका ये नाम क्या है, प्रयागराज इलाहाबाद। इलाहाबाद ही सबसे अधिक आबादी वाला जो है क्षेत्र बच्चे माना जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या मिल जाएगा आपको, करेक्ट आंसर मिल जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द विंध्य रेंज। विंध्य श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही है। आइए सबसे पहले विंध्य रेंज को हम सब समझ लेते हैं, विंध्य रेंज कहाँ है और विंध्य रेंज क्या कैसे जोड़ती है किसको, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये ऐसे इसे हम कहते हैं मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र।
और मालवा क्षेत्र के पास में ही यहाँ पड़ता है विंध्य क्षेत्र। अब प्रश्न क्या कहता है, देखो विंध्य क्षेत्र के संबंध में क्या सही है? डिसकॉन्टिन्यूअस चैन ऑफ माउंटेन रेंज, बिल्कुल यहाँ इसकी चैन जो है टूटती नहीं है, चैन एक से एक टच है, पहली मतलब फर्स्ट लाइन सही है। लोकेटेड मध्य प्रदेश, हाँ जी बिल्कुल ये मध्य प्रदेश में है, ये बात भी सही है, इसकी मध्य प्रदेश में है, ये बात भी सही है, मतलब कि इसका जो लोकेशन है वो एमपी में है, ये बात भी सही है। सो बोथ ए और बी दोनों सही है बच्चे। अगर इसमें मैं कहूँ तो ए और बी दोनों जो है इसका आंसर बिल्कुल सही है, माने ए और बी दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज अ पॉपुलर ऑफ अ स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर के लिए अगर हम बात करते हैं तो कौन सा रिट है जो क्या कहता है, रिट में स्टे ऑर्डर जैसी बात दिखाता है। वैसे स्टे ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को यथासंभव जो है बरकरार कर देना, यथासंभव उसको स्टार्ट कर देना। सो इसके लिए एक आता है रिट जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। प्रतिषेध, या आप इसको और भी अच्छे भाषा में कहना चाहें तो आप इसको कह सकते हो निषेध, प्रतिषेध या निषेध। पहले जान लीजिए क्या होता है ये। अगर मैं आपसे कहूं ये होता क्या है, स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति मान लो किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कर रहा, कोई घर वर बना रहा कहीं पे, ऐसा कुछ है कल्पना करो, और यहाँ पे ये विषय मान लो कोई विवाद का विषय हो जाए, और विवाद के विषय में दो पक्षों के बीच में कोई आपस में विवाद हो जाए इस घर को लेकर, तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है क्या कि ये इस घर को जितना बनाया गया उतना ही बनाया जाए, अब आगे ना बनाया जाए। सो इस तरह से एक स्टे ऑर्डर जो है कभी कभी वहाँ पे आ जाता है। सो स्टे ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, वो एक प्रोहिबिटेड होता है, उसे हम कहते हैं स्टे ऑर्डर का हिस्सा, स्टे ऑर्डर का हिस्सा। सो उससे हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन माने सी। सो ऐसे में क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चे। अगला हम देखें, एम के स्टालिन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। एम के स्टालिन निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? वैसे अगर हम बात करें एम के स्टालिन का, इनका जो पूरा नाम है मुथुतुरई किरण पिल्लई स्टालिन, उत्तर प्रदेश, ये किस राज्य के हैं? देखो भाई नाम से तो लगता है साफ तमिलनाडु, तमिलनाडु। सो कहाँ के हैं? जे जयललिता के बाद ये वहां बने हैं और 8वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है तमिलनाडु है। जलीकट्टू भी दरी फेमस है, राजधानी चेन्नई है, बोले तो साउथ इंडिया। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह is the governor of which of the following state? गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। क्या ऐसा करेक्ट आंसर है? पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। गुरमीत सिंह निम्नलिखित में किस राज्य के राज्यपाल हैं? आपका ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं कौन? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। सो करेक्ट आंसर ये है। अगला है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी ऑफ द उत्तर प्रदेश। वैसे जब 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है बच्चे? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अगर मैं कहूँ तो लगभग 67.78% है। तो ये वैल्यू आती है लगभग 68% के आसपास, जिसमें अगर हम, अच्छा ये कुल साक्षरता है बच्चे, ये क्या है? कुल साक्षरता है। लेकिन अब अगर यही पुरुषों की साक्षरता पूछें तो लगभग 77% है। कितनी है? 77% है। अच्छा कभी कभी आप ऐसे, ये पुरुष वर्गों की है, अगर जैसे कभी दिमाग में ना आए कोई बात समझ में तो कोई दिक्कत लग रहा है, 68 का आप डबल कर लो। 68 का जैसे अगर डबल करते हैं, मान लो 8 दूनी 16 और 126, 136 और 77 ये है, 77 दूनी अगर हम करें
अच्छा, महिलाओं की अगर देखेंगे तो लगभग, हाँ, 58 से 60% के आसपास आएगा, लगभग। अब दोनों को जोड़ के अगर लगा निकालेंगे तो एवरेज हमारा लगभग यही आएगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 68 के पास जो हमको सबसे पहले मिलेगा 70%, तो 70% के आसपास की वैल्यू इसकी होगी बच्चे। कितना हो जाएगा? 70% के आसपास की इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, 70%। तो जनगणना जो है वो कितनी है? 70। अगर कोई एक्यूरेट पूछे बच्चा तो 67.78%, यानी आप 68% के आसपास एक्यूरेट था। ये 2011 के अनुसार है, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ चुका है, तो अब ये 70 प्लस हो चुका है बच्चे। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जलीकट्टू प्लेस, निम्नलिखित में किस राज्य में जलीकट्टू होता है? जलीकट्टू एक प्रकार का ये कहते हैं कि जैसे बुल फाइटिंग टाइप में होता है, तो उस जैसा एक प्रकार का एक खेल है। तो किस राज्य में है? राज्य सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया था कुछ दिन के लिए। सो ये चलता है तमिलनाडु रीजन में। कहाँ चलता है? TN, तमिलनाडु, जहां आपने देखा भी MK स्टैलिन मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला है टेट्राक्लोरेट मेथेन इज यूज्ड फॉर द, टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? जैसे बेटा आप देखते होंगे बहुत जगहों पर ऐसे, और यहाँ पिन लगी होती है इस तरह करके, लिखा रहता है फायर एक्सटिंग्यूशर। ये सो फायर एक्सटिंग्विशर आप समझते हो ना, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं? टेट्राक्लोरोमेथेन का। टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन का यूज करते हैं आग बुझाने के लिए। किसके लिए करते हैं? आग बुझाने के लिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसका करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है इस तरह की पिन लगी होती है और पिन को निकाल लेते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी, फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, नेक्स्ट है धर्मपाल फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी? धर्मपाल ने निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला, वल्लभी यूनिवर्सिटी, पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, जगदला यूनिवर्सिटी। सो इसका करेक्ट आंसर जो है धर्मपाल, तक्षशिला, विक्रमशिला का नाम आता है, हमेशा याद रखिएगा। याद रखें बच्चे, कभी भी धर्मपाल का नाम आए तो ऐसे में आप तक्षशिला, राजा तक्ष के नाम से भरत के पुत्र थे तक्ष, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इज अ करेक्ट आंसर। विश्वविद्यालय ही करेक्ट है। सो पहला आंसर जो है बच्चे वो बिल्कुल सही है। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में है? सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच ऑफ स्टेट? जैसे अगर हम बात करते हैं, ये राज्य है हमारा उड़ीसा। ये राज्य क्या है? उड़ीसा। इसे ही कहा जाता है उत्कल तट। तो उड़ीसा का जो उत्कल तट है वो क्या करता है बच्चे? वो करता है ये कि यहीं पर सिमलीपाल और भितरकणिका उद्यान है। ये तो याद रखें, सिमलीपाल और भितरकणिका दोनों कहाँ हैं?
उड़ीसा। ओडिशा इज द करेक्ट आंसर बच्चे। क्या है? उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप सभी। उड़ीसा क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देयर इज नो मिस्टेक इन उड़ीसा। ओके, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखें हम सभी। अगला क्वेश्चन है हु इज द हेड कोच ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच, मुख्य कोच कौन है? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मेन कोच कौन है? लीड कोच। लीड कोच कहते हैं एंड्रू मैकडोनाल्ड। एंड्रू मैकडोनाल्ड इज द करेक्ट आंसर। एंड्रू मैकडोनाल्ड। एंड्रू मैकडोनाल्ड। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट है। विश्व चैंपियन कंट्री है, वर्ल्ड चैंपियन बोली जाती है, ठीक है, क्रिकेट में स्पेशली। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द बेंजीन। निम्नलिखित में से किसने बेंजीन की खोज की थी? बेंजीन की खोज करने वाले, बेंजीन जैसा कि आप लोग बच्चे याद होगा इस तरह का एक रिंग आप बनाते हैं ऐसे करके और लिखा जाता है C6H6 और इसे कहते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग। सो बेंजीन रिंग का ये एक हिस्सा इस तरह से बन जाता है, ठीक है। सो इसकी खोज करने वाले जो एक्चुअल वैज्ञानिक हैं उनका नाम है फैराडे, माइकल फैराडे। किसने खोजा था इसको? माइकल फैराडे ने खोजा है। माइकल फैराडे डिस्कवर्ड अ बेंजीन रिंग। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान दें। हमारा अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर के अंतर्गत नहीं आता है? यूनेस्को के वर्ल्ड धरोहर के अंतर्गत नहीं आता है। पहले जान लीजिए यूनेस्को है क्या। अगर हम बात करते हैं यूएन की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक अपनी एजेंसी कह सकते हो, अभिकरण कह सकते हो, जिसका पूरा नाम अगर मैं कहूँ तो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड, माफ करिएगा बच्चे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल संस्कृति कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये है इसका फुल फॉर्म यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या करता है? विश्व स्तर पे जितनी भी प्रमुख चीजें हैं उनको अपने राष्ट्र धरोहरों में रखने का काम करता है। उसने क्या किया है, यहाँ पे इनको भी राष्ट्र धरोहर में रखा है, इनको भी रखा है, इनको, इसमें से ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं रखा है सरकार उसने। तो जो भी फेमस चीजें होती है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे क्या करते हैं, काउंट करते हैं लोग। तो ये वही है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एजुकेशनल संस्कृति कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दिस वाला ही सही है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है, सभी यूनाइटेड नेशन के पार्ट के हिस्से हैं, ठीक है। अगला है नीति आयोग किस समय आया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। 1 जनवरी 2015, 12 फरवरी, ये फिलहाल इसका आंसर फर्स्ट है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल समझ लीजिए। पीसी हमारे यहाँ आया था। पीसी मतलब होता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जब आया था बच्चों तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय था उस समय, और ये 15 मार्च 1950 को आया था। और बाद में इसी का नाम बदल के रख दिया गया नीति आयोग। क्या नाम रख दिया? नीति आयोग। और ये आ गया कब? 1 जनवरी 2015 को। सो नीति आयोग कब आया है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? फर्स्ट है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? सो फिलहाल इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला आप सभी ने देखा, वो बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है?
अच्छा, बिम्स्टेक क्या है? जो बे ऑफ बंगाल है हमारा, उसमें आने वाले कुछ देशों के संघ है, जैसे जिसमें श्रीलंका है, थाईलैंड है ना, इंडिया है। तो उन देशों का एक संघ है, भारत भी इसमें एक सदस्य है, चाइना इसका सदस्य नहीं है बच्चों। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं कह रहा है? देखो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, नहीं, इंडिया है, इंडिया मेंबर है। तो इंडिया मेंबर है, ये बात होना यहाँ पे लगा है नॉट, तो पहला गलत है। चाइना मेंबर है ही नहीं, चाइना नहीं है। सो बोथ ए और बी दोनों बात इसमें सही कह रहा है भैया। इंडिया मेंबर है तो उसमें नॉट लगा है, चाइना नहीं है तो उसमें यस लगा है, सो गलत है। सो ए और बी दोनों बात क्या है, ये जो कह रहा है दोनों बात क्या है, गलत है, दोनों बात गलत है इसमें। ठीक है, बिम्स्टेक के संबंध में क्या कथन सही है? इंडिया मेंबर नहीं है, नहीं गलत है, ये नहीं है, बोथ ए बी गलत, सही कथन सही है, बोथ ए बी नहीं, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, माफ करिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज वाला हो जाएगा, ये गलत है, इसमें नन ऑफ अबव वाला हिस्सा हो जाएगा। अगली बात करते हैं बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कहता है? मैथिली सेंथली आर एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैथिली संथाली निम्नलिखित में संशोधन में 8वें सूची में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, आपने पढ़ा होगा 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, तो 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को? 4 भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाएं जिनके नाम है, क्या क्या नाम है उनके? उनके नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। सो मैथिली और संथाली जो 2 भाषाएं जोड़ी गई हैं, वो 92वां संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया था बच्चे। कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये। अच्छा, वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं इस समय। इस समय कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है मित्रों, मेरी बताई गई बात आप सभी को स्पष्टता क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि शिव कुमार सुब्रमण्यम वॉज एसोसिएट ऑफ द विच ऑफ द फील्ड। शिव कुमार सुब्रमण्यम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो शिव कुमार जी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है, अगर सबसे पहली बात करें तो लिटरेचर है, स्पोर्ट है, सिंगिंग है, एक्टिंग है। वैसे शिव कुमार सुब्रमण्यम एक अच्छे अभिनयकर्ता हैं, एक अच्छे एक्टर हैं, सॉरी एक्टर हैं, मतलब कह सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म एक्टिंग वाला जो है ये सही है। ठीक है, शिव कुमार सुब्रमण्यम एक अच्छे एक्टर के क्षेत्र से हैं, सो एक्टिंग वाला क्षेत्र जो है अब सही है। मतलब ये एक अच्छे अभिनय करता है और दक्षिण भारत क्षेत्र से हैं और इन्होंने अच्छे मूवीज में कई बार अच्छा काम किया है मित्रों। अब हम बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न में सभी लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सर आयर कोटे वॉज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सर आयर कोटे जो है किससे जो है संबंधित है? यहाँ पे 4 प्रकार के वॉर दिए हैं। बैटल ऑफ अड्यार, अच्छा अड्यार जो है ये दक्षिण भारत में चेन्नई क्षेत्र में है, ठीक है। बैटल ऑफ अंबर नहीं है। बैटल ऑफ वांडीवास, वांडीवास का जो युद्ध था ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? सर आयर कोटे साहब से जुड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। और बक्सर जो 1764 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाली मुस्लिम राजाओं के मध्य हुआ था बच्चे। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वांडीवास हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? वांडीवास का युद्ध, वांडीवास के युद्ध से सर आयार आयार कूट कूट संबंधित है,
संबंधित हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी वाला करेक्ट आंसर है मित्रों। क्या करेक्ट आंसर था इसका, सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। मुझे उम्मीद है मित्रों यहाँ तक की बातें हमारे सभी प्रिय पाठकों को, प्रिय बच्चों को समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक की बातें उन्हें स्पष्टता अच्छे से क्लियर है। तो मित्रों यहाँ तक हमने आज सेशन को पूरा देखा, सेशन को पूरा अच्छे से रिवाइज किया। चूँकि 38 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ भी था आज, वो मैंने देखा, एनालाइज किया है। कुछ क्वेश्चन के लेवल बहुत ही सिंपल थे, लेकिन कुछ जो है थोड़े से टफ थे। ठीक है, सो जीएस में यही है कि आप रेगुलर वे पे मेहनत करते रहेंगे। जितना अधिक आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, विकास होगा और आपका ये बढ़ेगा। तो प्यारे मित्रों, इस सेशन को मैं इसी के साथ में अभी आज समाप्त करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन लगा है। सो प्यारे मित्रों, थैंक यू वेरी मच।